जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका एसएससी एमटीएस 2023 में जो न्यू वैकेंसी आई है, जिसका एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाला है, उसके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी एमटीएस 2023 के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या कितनी होती है, हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 18। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देख लेते हैं कि पुराणों के रचयिता किसे माना जाता है। तो लोम हर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रसर्वा माने जाते हैं। और पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि उदयन मगध की गद्दी पर कब बैठा। तो उदयन मगध की गद्दी पर कब बैठा, हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 461 ईसा पूर्व में बैठा था। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देख लेते हैं कि उदयन ने पाटिल ग्राम की स्थापना की। उदयन जो था ये किसकी स्थापना की थी, तो पाटिल ग्राम की स्थापना की थी। और उदयन जो था ये किस धर्म का अनुयायी था, तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 1191 ईस्वी में हुआ था। और ये गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। और इसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ था, विजयी हुए थे। आगे देख रहे हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कि मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई थी, है ना। तो आगे भी देख लेते हैं। इसके ऑप्शन में और भी दिए गए हैं। कह रहा है कि 1192 ईस्वी में, तो 1192 ईस्वी में क्या हुआ था उसको देख लेते हैं। तो 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। और ये गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही हुआ था। और इसमें क्या हो गया था, गौरी विजयी हो गया था। और 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। और इसमें गौरी एवं जयचंद के बीच में युद्ध हुआ था। और इसमें भी क्या हुआ था, गौरी विजयी हुआ था। तो इस सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। हो सकता है आगे की शिफ्टों में इनसे भी क्वेश्चंस बने। सूर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो सूर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, शेरशाह था। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं कि शेरशाह का जन्म कब हुआ था। तो 1472 ईस्वी में वजवाड़ा में हुआ था। वजवाड़ा में हुआ था 1472 ईस्वी में। और शेरशाह विलग्राम युद्ध 1540 जो विलग्राम का युद्ध हुआ था तो 1540 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर उसने बैठा था। और ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत भी किसने करवाई थी, शेरशाह द्वारा ही करवाया गया था। और डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा ही कराया गया था। और ये भी देख लेते हैं कि शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी। तो शेरशाह की मृत्यु हुई थी 22 मई 1545 ईस्वी को हो गई थी। और शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो ये सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है शेरशाह का मकबरा। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि भारत में प्रथम पुर्तगाल वायसराय बनकर कौन आया। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा। कौन था, फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा था। आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बनकर आया था। 1509 ईस्वी में जो था ये अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बनकर आया था। और अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को क्या किया था, जीत लिया था। और पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी को चीन में खोली, कोचीन में खोली थी। किसमें, कहाँ खोली थी, पहली कोठी कोचीन में खोली थी। और दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है, इसका खंडन किसने किया था। तो पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है, इसका खंडन किसने किया था। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ने। और न्यूटन ने किसकी खोज की थी, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया था न्यूटन ने। और केपलर ने क्या किया था, केपलर ने पता लगाया था, ने बताया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमते थे, ये किसने बताया था, केपलर ने बताया था। और शेक्सपियर की कृति क्या है, रोमियो एंड जूलियट ही है, ये शेक्सपियर की कृति है। तो इन सभी फैक्ट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, आगे की शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। और जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वो रेलवे के हुए, चाहे ग्रुप डी के हुए, चाहे एनटीपीसी के हुए, और या फिर चाहे वो एसएससी के हुए, सभी एग्जामों में ये सब क्वेश्चंस
पूछे जाते हैं। ये सब सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से ही लिए गए हैं। आगे कह रहा है पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, शुक्र है। तो और शुक्र के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं कि शुक्र क्या होता है, सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है, और शुक्र को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है, और शुक्र को पृथ्वी की भगनी ग्रह भी कहा जाता है, और शुक्र के पास क्या है, कोई भी उपग्रह नहीं है। तो इस फैक्ट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो हम इसको देख लेते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। दक्षिणी बिंदु भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, और यह कहाँ स्थित है, यह निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। आगे देख लेते हैं यहाँ वालांगू जो है ये पूर्वी बिंदु है, वालांगू जो है ये पूर्वी बिंदु है, और ये कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और सरक्रिक ये कहाँ स्थित है, ये पश्चिमी बिंदु है, सरक्रिक को क्या कहते हैं, पश्चिमी बिंदु कहते हैं, और ये गुजरात राज्य में स्थित है। और इंदिरा जो है, इंदिरा ये बिंदु जो है यह भारत के सबसे उत्तरी बिंदु है ना, इंदिरा ये क्या है, उत्तरी बिंदु है, और ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ब्रिटेन। अब ब्रिटेन में इससे एक और चीज़ ली गई है, ये संसदात्मक शासन प्रणाली, ये भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से ही लिया गया है, तो उसके ध्यान जरूर रखिएगा। आगे कह रहा है न्यूटन के किस नियम के कारण ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, तो यह हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन का प्रथम नियम से। न्यूटन के प्रथम नियम से क्या होता है कि आदमी कोई भी बैठा है गाड़ी में, तो वो अचानक से जब गाड़ी चल देती है तो वो पीछे की ओर झुक जाता है। ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कई बार, है ना। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं कि न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और न्यूटन के प्रथम नियम से ही क्या होता है, बल की परिभाषा मिलती है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। आगे पूछा जा सकता है कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलती है, तो न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। आगे कह रहा है किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। तो सामान्यतः पदार्थ का द्रवणांक और हिमांक का मान क्या होता है, बराबर होता है, और बर्फ का द्रवणांक या वह हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इस फैक्ट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन है जो लाल पत्र को नीला कर देता है, कौन है जो लाल पत्र को नीला कर देता है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षार। कौन है जो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है, तो वह है क्षार है। और क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है, और भस्म जो जल में विलय हो क्या कहलाता है, वो क्षार कहलाता है। तो आगे कह रहा है कि सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन को। तो सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑफियोलॉजी। क्या कहलाता है, ऑफियोलॉजी हो जाएगा। और यहाँ देख लेते हैं डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी क्या होता है, डेंड्रोलॉजी किसका अध्ययन होता है, तो ये वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, डेंड्रोलॉजी कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी ये क्या है, पक्षियों का अध्ययन है, तो पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। और इक्थियोलॉजी क्या होता है, ये मछलियों का अध्ययन होता है। मछलियों को अध्ययन को हम क्या कहते हैं, इक्थियोलॉजी कहते हैं। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या है, तो जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका हो जाएगी। इसके कोशिका के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं कि कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहा जाता है। और कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, ये 1665 ईस्वी में किया था। और सबसे छोटी कोशिका जीवाणु जो होती है ये माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की होती है, किसकी होती है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की होती है, सबसे छोटी कोशिका होती है। और सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है ये शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। तो इन सभी फैक्ट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा कि सबसे छोटी कोशिका जो होती है ये माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकम की होती है। और सबसे लंबी कोशिका अगर पूछा जाए तो तंत्रिका तंत्र की होती है। और सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछा जाए तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। तो इन सभी लंबी और बड़ी में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि लंबी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका तंत्र की होती है, और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है ये शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आगे कह रहा है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था,
तो स्लाइडेन और स्वान ने किया था, और ये कब किए थे? तो 1838 से 39 ईस्वी में किए थे। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है छोटी हाथ की दीवारों से कौन सा रस निकलता है? छोटी हाथ की दीवारों से कौन सा रस निकलता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, यांत्रिक रस। कौन सा रस? यांत्रिक रस होता है, निकलता है। आगे देख लेते हैं हम। कह रहा है कि कदरिया महादेव कहाँ स्थित है? कदरिया महादेव कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, खजुराहो में। खजुराहो कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। और इसको किसने बनवाया था? तो चंदेल राजाओं ने बनवाया था। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है निम्न में से बांसुरी वादक कौन है? हाँ, कह रहे निम्न में से बांसुरी वादक कौन है? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एन नीला। एन नीला जो है ये क्या है? बांसुरी वादक हैं। और बांसुरी के बारे में भी देख लेते हैं कि बांसुरी के अन्य नाम है जो वो बाही है, वासी है, बंसी है, बसरी है और मुरली है। ये सब बांसुरी के अन्य नाम हैं। और बांसुरी में क्या होते हैं? 8 छिद्र होते हैं, जिसमें पहला छिद्र मुंह के पास होता है, और 6 छिद्र जो होते हैं, 6 छिद्र ये सरगम के पास होते हैं, है ना, सरगम के होते हैं। तो कह रहा है बांसुरी के 3 मुख्य भाग होते हैं, जो होता है सिर का जोड़, शरीर और पैर का जोड़ा, है ना। बांसुरी को आमतौर पर 7 अंगुल छेद और 1 अंगूठे के छेद होते हैं। और बांसुरी असम के ढोलू बांस से बनती है। किससे बनती है? असम के ढोलू बांस से ही क्या बनती है? बांसुरी बनती है। और बांसुरी के अन्य वादक हैं जो हैं पन्ना लाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, वी कुंजीमणि, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी। ये सब क्या है? बांसुरी वादक हैं। तो इन सभी फैक्ट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है निम्न में से शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी के कलाकार कौन है? तो निम्न में से शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी के कलाकार, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सोनल मान सिंह। सोनल मान सिंह है हमारे। और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देख लेते हैं कि अन्य शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी के कलाकार कौन कौन से हैं। संयुक्त पाणिग्रही और किरण सहगल और माधवी मुदगल और रानी कर्ण और कालीचरण और ये पटनायक, इंद्राणी रहमान, ये सब क्या है? शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी के कलाकार हैं। और उड़ीसी जो है उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो इस सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है लावड़ी किस राज्य का लोकगीत? तो किस राज्य का लोकगीत है? तो ऑप्शन हमारा देख लेते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का क्या है लोकगीत? ये क्या है? लावड़ी है। और महाराष्ट्र का और भी लोकगीत हैं, तो ये जैसे गोंधार, अभंग, पोवाड़ा, ये सब कहाँ के लोकगीत हैं? ये महाराष्ट्र के ही हैं। पंजाब का लोकगीत क्या है? मैया है। और उड़ीसा का लोकगीत क्या है? संभलपुरी और उड़ीसी है। और कर्नाटक का क्या है? भावगीते है। तो ये सब लोकगीत हैं अलग अलग राज्यों के, तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है उमड़ी त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो उमड़ी त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, कर्नाटक हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश में क्या मनाया जाता है? तो तवांग उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और पक्के पक्का हार्नबिल ये कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है। और असम में क्या मनाया जाता है? बीजिंग भोगाली और बिहू, बीजिंग भोगाली बिहू ये कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। और ऑप्शन ए उड़ीसा दिया हुआ था, तो इसका हम देख लेते हैं। तो नुआखाई त्यौहार, धानु यात्रा और चैत्र यात्रा ये कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। इन सभी फैक्ट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? तो ये किसने जीता था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कार्तिक सुब्रमण्यम ने जीता था। आगे देख लेते हैं विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष किसे नामित किया? तो विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? अजय बंगा को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अजय बंगा को। आगे देख लेते हैं हाल ही में कनक वाई रेले का निधन हो गया, वह थी, तो वह क्या थी? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या थी? नृत्यांगना थी। तो आगे देख लेते हैं कि 2023 कैंसर दिवस का विषय क्या था? 2023 में कैंसर दिवस का विषय क्या था? तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, केयर गैप को बंद करें। क्या था? केयर गैप को बंद करें। आगे देख लेते हैं हाल ही में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो हाल ही में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कौन है? विघ्नेश एन आर हैं। विघ्नेश एन आर क्या है? 80वें ग्रैंड मास्टर हैं। और प्रदेश एम जो है ये 79वें ग्रैंड मास्टर हैं। और कौस्तुभ चटर्जी ये कौन है? 78वें ग्रैंड मास्टर हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।